नमस्कार विद्यार्थियों। तो कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, घर पे होंगे, मज़े में होंगे। तो विद्यार्थियों, मैं हूं आपके साथ महेंद्र कुमार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग क्लासेस में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मालूम है, हमने कुछ कड़ी पीछे साइंस की लगा ली थी। हमने कर लिया था कुछ साइंस का सिलेबस और आगे हम पढ़ने वाले हैं और बढ़ रहे हैं। तो बने रहिए आप इस क्लास पर और करें अध्ययन। घर बैठे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से बचे रहें और ऑनलाइन क्लासें लेते रहें। तो विद्यार्थियों, हमने बात कर ली थी प्रकाश का परावर्तन के बारे में। परावर्तन के आगे नियम पढ़ लिए थे, गोलीय दर्पण के बारे में बात कर ली थी। तो विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। क्या बात करने वाले हैं विद्यार्थियों? आज हम विद्यार्थियों बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो विद्यार्थियों, इसमें मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको ये आगे समझाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। तो विद्यार्थियों, बात करेंगे हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब गोलीय दर्पण कौन सा होता है? 2 प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, जिसमें से ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। कौन सा? उत्तल, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो विद्यार्थियों, बात करने वाले आज प्रतिबिंब निर्माण की। तो इसमें पहला पॉइंट है, क्या है पहला पॉइंट? एक्स के समांतर किरण। देखिए विद्यार्थियों, ये क्या है? ये इसमें मुख्य एक्स, ये बिंदु P ध्रुव, और यहां पर एक बिंदु होता है फोकस, जिसको कहते हैं फोकस बिंदु। और इसकी जो त्रिज्या होती है गोला बांधते हुए, तो यहाँ पर बिंदु कौन सा होगा? वक्रता केंद्र, यानी C से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसी प्रकार इसमें भी होता है कि एक फोकस बिंदु होता है और एक वक्रता केंद्र होता है, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। ये 4 प्रकार के हैं, मैं आपको चारों पहले बना के बता देता हूं। इसमें भी एक मुख्य एक्स, 2 लेंस। इसी प्रकार इसमें मुख्य अक्ष और 2 अक्ष। तो विद्यार्थियों, इसमें अवतल दर्पण हो गई, ये वाले इधर वाले। क्योंकि विद्यार्थियों में अगर आपको सभी से संबंधित अगर आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, बजाय एक एक करने के। तो विद्यार्थियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें पहला पॉइंट क्या है? विद्यार्थी, इसमें पहला पॉइंट है, यदि कोई किरण अक्ष के समांतर आ रही हो, यानी ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यानी कोई किरण यदि अक्ष के समांतर आ रही हो, क्या ये अक्ष के समांतर है, तो ये कहां से गुजरेगी? तो विद्यार्थियों, ये गुजरेगी फोकस बिंदु से। कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। अगर अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो फोकस बिंदु से गुजरेगी। इसी प्रकार विद्यार्थियों, इसमें भी यदि कोई किरण एक्स के समांतर आ रही है तो वो भी फोकस बिंदु से गुजरेगी। समझ में आ गया होगा आपको? यानी कोई किरण अगर अक्ष के समांतर आती है तो फोकस बिंदु से गुजर जाती है। कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से। इसका दूसरा पॉइंट है फोकसीय किरण। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा इसके उल्टे हो जाएगा, यहां पर फोकस बिंदु, यहां पर फोकस बिंदु, क्या हो जाएगा? यानी इसी प्रकार अगर इसमें कोई जो प्रकाश किरण है वो फोकस बिंदु से गुजर रही है, पहले से आ रही है, तो अक्ष के समांतर हो जाएगी। कहां से हो जाएगी? तो मित्रों, विद्यार्थियों, कहां से हो जाएगी? अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी कोई फोकस से गुजरने वाली किरण फोकस से आ रही है, वो अक्ष के समांतर हो जाएगी।
इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है, ये किरण पहले अक्ष के समांतर आ रही है जबकि अक्ष के समांतर जा रही है। विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा, यानी ये वाली अक्ष के समांतर आ रही है और आने के बाद फोकस बिंदु से गुजर रही है, उसी प्रकार ये फोकस बिंदु से आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रही है। इसी प्रकार इसमें होगा विद्यार्थियों, किसमें, उत्तल लेंस में सेम ही कंडीशन लगेगी दोनों में। अब तीसरा पॉइंट है तो विद्यार्थियों, कौन सा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों, अभिलंब किरण। अभिलंब किरण कौन सी होती है, इसमें देखिए तो सी वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र। उसको हम अभिलंब बिंदु भी कहते हैं। यानी ये क्या होता है, अगर इससे कोई, अगर दर्पण के जो आंतरिक पृष्ठ है या फिर बाह्य पृष्ठ है, यानी अवतल का आंतरिक पृष्ठ और उत्तल का बाहरी पृष्ठ है, अगर हम लंबवत अंदर की तरफ रेखा खींचे तो वो सी बिंदु से गुजरेगी। यानी व्यास होती है ना, उसी प्रकार इसमें जो नियम लगेगा, और इसको क्या कहते हैं, हम अभिलंब किरण कहते हैं। यानी जो किरण अभिलंब से आएगी, कहां से आएगी, अभिलंब से, वो वापिस अभिलंब से गुजर जाएगी। यानी अभिलंब से आने वाली किरणें परावर्तित होकर वापिस अभिलंब में, ये मान लीजिए यहां पर अभिलंब है, ये क्या है, फोकस बिंदु। उसी प्रकार इसमें भी अभिलंब के केंद्र की तरफ अगर आप आपतित करवाएंगे तो किरण उसी बिंदु से होकर वापिस गुजर जाएगी। यानी अभिलंब वाली किरण जिस माध्यम से, जिस रेखा से आ रही है उसी से वापिस लौट जाएगी। अब चौथा पॉइंट है तिर्यक किरण। विद्यार्थियों तिर्यक किरण क्या होता है, यानी कोई किरण सीधे ही ध्रुव P पर आपतित हो, कोई किरण सीधे ध्रुव P पर आपतित हो तो दूसरी तरफ तिर्यक किरण बनते हुए गुजर जाएगी। यानी वो वापिस, अगर कोई तिर्यक किरण बिंदु कोई किरण बिंदु P पर आपतित हो तो तिर्यक किरण कहलाती है, और वापिस उसी प्रकार दूसरे भाग से निकल जाएगी। यानी मुख्य अक्ष के समांतर वो दो भागों में बंट जाएगी। इसी प्रकार इसमें होता है विद्यार्थियों, यानी तिर्यक पर आने वाली किरण दूसरी तरफ तिर्यक किरण बनाते हुए गुजर जाएगी। तो विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों बिल्कुल सेम है, थोड़ा अंतर है। और अभिलंब किरण होती है वो जिस पथ पर आती है उसी पथ पर वापिस लौट जाती है, और तिर्यक किरण बिंदु जो P होता है यानी ध्रुव होता है उस पर आपतित होती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है, उसको क्या कहते हैं, तिर्यक किरण कहते हैं। इसी प्रकार इसमें उत्तल दर्पण में होता है। तो विद्यार्थियों ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को। तो ये एक बार नोट कर लो। आगे हम बात कर लिए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण मैं डाल देता हूं यहाँ पे, हेडिंग क्या है, ये वाली अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो मैंने लगभग जो ब्लैंक टेबल है वो तैयार करके है, क्या कर रखी है, खाली सारणी मैंने तैयार कर ली। अब इसको मैं पूरा भरूंगा या इसको पूरा करूंगा, कैसे करूंगा मैं पूरा बताते हुए करूंगा। देखिए विद्यार्थियों, एक बना देता हूं मैं यहाँ पे, ये अवतल दर्पण है। देखिए विद्यार्थियों, आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, आप समझिए। ये कौन सा बिंदु है विद्यार्थियों, ये अनंत बिंदु है। कौन सा बिंदु है, ये अनंत बिंदु है। ये है वक्रता केंद्र C, ये है फोकस बिंदु F, ये है ध्रुव P। तो विद्यार्थियों
अब मैं इसको पूरा कराने वाला, आपको पूरी नज़र गड़ाए रखनी है इस क्लास पर, और बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। मैं यहां पर लिख देता हूं 1, यहां पर लिख देता हूं 2, यहां पर लिख देता हूं 3। विद्यार्थियों यहां पर मैं वापस 2 लिखूंगा, किसके, सी और एफ के मध्य 2 लिख देता हूं, और एफ को लिख देता हूं मैं 1। एफ को मैंने क्या लिख दिया, 1, यानी दोबारा देखो, अनंत को 1 लिखा, अनंत और सी के मध्य को 2 लिखा, सी को 3 लिखा, और सी और एफ को लिखा 2, और एफ को लिखा मैंने 1। यानी एक मैंने नंबरिंग दे दी है, इससे आपको आसान से याद हो जाएगा। ये ट्रिक नहीं है किसी चीज़ की याद करने की, ये समझने की ट्रिक है। आप ऐसा मत समझना कि हमेशा रटवा रहे हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं रटवा रहा, क्योंकि आप ध्यान से देख लो, ये 5 बिंदु मान लेते हैं, 1, 2 और 3 बिंदु टोटल हो गए मेन बिंदु, और सी और अंत के मध्य बिंदु 1 ये हो गया, और सी और एफ के मध्य बिंदु 1 ये होगा, यानी टोटल बिंदु कितने लगे, 5। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं कैसे बता रहा हूं आपको। पहले बिंब की स्थिति देखिए, बिंब की स्थिति कहां पे, मान लीजिए, माना पहले जो बिंब की स्थिति है वो हम 1 पे मानते हैं। बिंब की स्थिति कहां है, 1 पर, 1 कहां है, अनंत पर है, यानी बिंब की स्थिति कहां है, अनंत पर है, अनंत। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं अनंत, ऐसा सिंबल होता है अनंत का। यदि बिंब की स्थिति अनंत पर है तो यहां पर दूसरा 1 कहां पर लिखा हुआ है, विद्यार्थी दूसरा 1 कहां पे लिखा हुआ है, यदि बिंब की स्थिति अनंत पर हो तो दूसरा 1 लिखा हुआ है एफ पर, यानी पहला 1 तो है अनंत पर और दूसरा 1 है एफ पर। यानी अगर कोई बिंब अनंत पर रखा हो, कोई वस्तु अनंत पर रखी हो, तो जो उसका प्रतिबिंब बनने वाला है, प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो फोकस बिंदु पर होगी। कहां पे होगी, फोकस पर। ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं एफ। अब देखिए प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा, इसमें ध्यान से देखिए, प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा। देखिए विद्यार्थी, सभी पॉइंट्स में वास्तविक, वास्तविक और वास्तविक और उल्टा लिख देता हूं मैं, और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, इसमें भी वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। यानी प्रतिबिंब का स्वरूप सभी में अवतल दर्पण में कौन सा बनता है, वास्तविक और उल्टा। अब आपको कैसे याद रखना है वास्तविक और उल्टा बनता है, तो देखिए विद्यार्थियों, अवतल मैंने 2 नाम लिख दिए, अवतल और एक लिख दिया उत्तल। देखिए संख्या के जो वर्ण है उनके आधार पर किसकी संख्या ज़्यादा है, ऊपर वाले की, और कम किसकी है, नीचे वाले की। यानी बड़ा कौन सा उसमें, इसमें से ऊपर वाला, यानी 1 2 3 4, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, वास्तविक। वास्तविक, आभासी, वास्तविक, आभासी, उल्टा, सीधा। ये मैंने कुछ नाम लिख दिए थे। अब देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, ऊपर वाला है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, ऊपर वाला है, इसमें बड़ा कौन सा है, ऊपर वाला है। विद्यार्थी ध्यान रखिए, अगर कोई लेंस बड़ा है तो इसमें से वास्तविक और आभासी में दोनों से बड़ा कौन सा है, वास्तविक। उल्टा और सीधे में से दोनों से बड़ा कौन सा है, उल्टा। यानी आपको सब वर्ण गिनने, 1, इसमें 2, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4। यानी बड़ा हमेशा बड़े के साथ होगा, बड़ा हमेशा क्या होगा, आगे। आगे का मतलब ये है जो भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने वाला है, आगे का मतलब है विद्यार्थियों, जो भी प्रतिबिंब बनने वाला है वो दर्पण के आगे बनेगा। यानी बड़ा हमेशा बड़े के साथ होगा, बड़ा हमेशा कहाँ होगा, आगे। तो विद्यार्थियों आशा करता हूं आपको समझ में आगे होगी बात। यानी अवतल दर्पण क्या है, बड़ा, तो वास्तविक उल्टा होगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, देखिए विद्यार्थियों, जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो सबसे छोटा होगा,
कैसा होगा? सबसे छोटा, यानी जो बिंब है उससे बहुत छोटा होगा, काफी छोटा होगा, वो अत्यधिक छोटा होगा, बिंब से अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, बिंब से कैसा होगा? अत्यधिक छोटा होगा। तो मैं इस सारणी को पूरी बना देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। तो देखिए मैं बनाता हूं। तो ये देखिए विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर सारणी को पूरी कर ली है। अब देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि क्लास लंबी ना हो। देखिए जब बिंदु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होती है? फोकस बिंदु पर। प्रतिबिंब का जो स्वरूप होगा वो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, यानी सभी में होगा। इस अंतिम पॉइंट को छोड़कर मैं आपको समझाऊंगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? जब बिंदु अनंत पर होगी, बिंब अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंब से बहुत छोटा बनेगा। अब देखिए 2 नंबर क्या है? सी व अनंत, यानी 2 यहाँ पर है और सी और 2 यहाँ पर है। तो देखिए सी व सॉरी अनंत व सी के मध्य अगर कोई बिंब हो, अनंत व सी के मध्य अगर कोई बिंब हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो बनेगा सी व अप के मध्य। कहाँ बनेगा? सी व अप के मध्य। उसका जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा, बिंब से थोड़ा छोटा होगा, बिंब से थोड़ा छोटा होगा। क्या होगा? आकार। 3 नंबर पॉइंट है सी पर। यदि कोई बिंब सी पर हो, कोई वस्तु सी पर हो, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी? सी पर होगी। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी? सी पे होगी। और प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बराबर होगा। विद्यार्थियों प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बराबर होगा। अगर आपका कोई पेपर हो और उसमें अगर क्वेश्चन आ जाए भी अवतल दर्पण में कौन सी स्थिति पर जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो बिंब के बराबर होता है, तो विद्यार्थियों आपका आंसर होना चाहिए वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पर जो बिंब होता है उसकी आकृति, आकार प्रतिबिंब की स्थिति के बराबर होगी, प्रतिबिंब के बराबर होगी। और चौथा पॉइंट है सी व अप के मध्य। यदि कोई बिंब सी व अप के मध्य बना हो तो उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी वो सी व अनंत के मध्य बनेगी। कहां पर बनेगी? सी व अनंत के मध्य। और सी व अनंत के मध्य बनेगी। और जो बिंब का आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा वो बिंब से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? बिंब से बड़ा होगा। 5वां पॉइंट है अगर कोई वस्तु या बिंब फोकस बिंदु पर रखा हो, यदि कोई बिंब की स्थिति फोकस बिंदु पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बनेगी? अनंत पर। प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा? प्रतिबिंब का स्वरूप होगा वास्तविक और उल्टा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बिंब से बहुत बड़ा। कैसा होगा? बिंब से बहुत बड़ा। तो विद्यार्थियों छठा पॉइंट देखिए, थोड़ा सा अपवाद है इसमें। 5 पॉइंट तो आपको समझ में आ गए होंगे। ये छठा पॉइंट देखिए। छठा पॉइंट है विद्यार्थियों, अगर अवतल दर्पण में ये है फोकस बिंदु, ये है ध्रुव पी, यदि इसके मध्य कोई रखी हो, कोई बिंब इसके मध्य हो, तो देखिए बिंब की स्थिति पी व आपके मध्य हो, यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे बनेगी? प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगी, दर्पण के पीछे। विद्यार्थियों देखिए द्वारा जो बनने वाली कहां बनेगी? प्रतिबिंब के पीछे बनेगी। और इसका जो प्रतिबिंब का स्वरूप होगा विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। कैसा होगा? आभासी और सीधा। क्योंकि ये 5 पॉइंट तो आपको बिल्कुल अवतल दर्पण वाले वो मैंने नहीं बताया था भी, बड़ा हमेशा बड़े के साथ होगा, बड़ा हमेशा आगे होगा। लेकिन छठा एक अपवाद है। तो ज़्यादातर पेपरों में या एग्जाम्स में क्या आता है? छठा यानी अपवाद आता है। अपवाद पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। तो विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझा दिए है। तो आप ये उतार लीजिए। तो विद्यार्थियों कैसी लगी आपको क्लास? इस क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने आसपास के जो रिलेशन में जो आपके सहपाठी है उनमें।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपका क्वेश्चन हो, यहाँ से कोई समझ में नहीं आया हो, या आपको कोई न्यूमेरिकल संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो, कैसा भी अगर आपको प्रश्न पूछना हो, तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर आप कमेंट लिख सकते हैं। और इससे आगे हम बात करेंगे इससे अगले वाली क्लास में। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।